बुझती हुई शाम में दरवाजा खुलने की आवाज मेरे ठंडे वजूद को भी सिहरा देती है। इस आवाज से मेरी उंगलियां कुतरते हुए चूहे चिंचियाकर इधर उधर भागते हैं। बल्ब की पीली मरियल रोशनी का वृत्त मुझ पर गिरता है। छोटे छोटे कीट पतंगे बल्ब के चारों तरफ तुरंत आकर भिनभिनाने लगते हैं, जिनकी चरचराहट इस घुटे हुए कमरे में आते जाते शरीरों की सरसराहट से कहीं ज्यादा भली लगती है। मेरे चारों तरफ की दीवारें, जिनका जगह जगह से पलस्तर उखड़ा हुआ है, हरे रंग की हैं। यहाँ टेबल पर पड़ी हुई मैं हूँ। कोई दूर से रोती हुई आवाज आती है। वो आवाज मेरे पास आकर सहम जाती है। एक खामोशी छा जाती है। एक बूढ़ा चेहरा और बदबूदार मुंह मेरे ऊपर तैरता है, लगातार बोलता हुआ। मेरे जिस्म से खून भरी चादर झटके से उतार देता है। मेरे गोपनीय अंग उघड़ जाते हैं। एक पहचानी सी धुंधली मादा आकृति, जिसने मुंह ढांप रखा है, बेहाल होकर ना में गर्दन हिलाती है और झपाटे से दरवाजे से निकल जाती है। पहचान की एक सिसकी पीछे छूट जाती है। एक बूढ़ी नर आकृति भी सर हिलाती है और बूढ़ा अपनी दाढ़ी खुजाता हुआ मेरे जिस्म पर मुंह तक चादर ढक देता है। एक खाकी वर्दीधारी डंडे से मेरी पगथलियों पर ठक ठक करता है। बूढ़ा मुझ पर अपने तीखे भीषण औजार रखकर जेब से शराब की बोतल निकालता है। मैं एक बार और मर जाती हूँ। बूढ़े की भद्दी आवाज मुझे परेशान करती है। अब आप कहोगे ड्यूटी पर शराब, पर ये ड्यूटी शराब पीकर ही हो सकती है सब इंस्पेक्टर साहब। देखा, साले साफ नट गए कि ये लाश उनके परिवार की नहीं। हो भी सकता है उनकी नहीं हो, मगर साहब किसी की तो है। जवान छोकरियों की लाशें भी बोझ। साले क्रियाक्रम का पैसा भी बचा लेते हैं। इस बदबू ने अब मेरा दिमाग खोखला कर दिया। इससे मरे हुए आज 5वां दिन है और साला कोई शिनाख्त के लिए नहीं आया, जबकि आसपास के गांवों से 4 छोकरियां गायब हैं। सर्दियां हैं, वरना कीड़े पड़ गए होते। अब डॉक्टर साहब तो 7 बजे तक आएंगे। तब तक पेट चीरकर खोलकर रखना पड़ेगा इसे। आप बता दो इधर उधर कुछ करना हो तो। इसके अंदर रुई डालकर नर्स और लेडी कांस्टेबल बालों के नमूने और नाखून के नमूने ले गए हैं। वही सबसे जरूरी है। डॉक्टर तो बाहरी अंदरूनी चोट ही तो जांचेगा। सब इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखे बिना बस कोने में थूक कर चला गया है। मेरा नंबर है 756, वही जो मेरी FIR का नंबर है। लाशों के नाम नहीं होते। अपनों के दिलों में जो बसती हैं वो स्मृतियां होती हैं, लाशें नहीं। मेरा पत्थर से कुचला हुआ चेहरा मेरे अपनों की यादों में अब दर्ज नहीं है। मुड़ी हुई अकड़ी कमर, फूला पेट, कटे स्तन उनको भी भत्स लगते हैं। मेरी विकृत नंगी लाश से वो मुंह फिरा लेते हैं और शिनाख्त नहीं करते। बाहर जाकर जरूर रोते हैं मेरी जिंदा याद में। उनकी यादों में मेरी तराशी देह, चिकनी सांवली त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कानों में झूलते गिलट के झुमके और गोल नाक में डली चांदी की बाली है। माँ कहा करती थी, तेरा शरीर बहुत अच्छा है री, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा, तेरी आंखों के आईने से झांकेगा तेरे चित्त में। मुझे ठीक तरह से याद नहीं कि किस पल मैं लाश में बदली। बस ये याद है कि तकलीफों की नदी से तैरकर ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे मरी हूँ। 15 घंटों की तकलीफ के बाद मेरी आत्मा की आवाज सुनना चाहोगे? उसमें केवल चीखें भरी हैं, क्योंकि मेरी आवाज को घोंट दिया गया था। मैं आप में जुगुप्सा जगा रही हूँ ना, लेकिन ये अच्छा है कि अब मैं कराह नहीं रही, शांत हूँ। ये मेरी घायल चेतना है जो मरकर भी नहीं मरी, फंसी है यहीं कहीं। इस दर्द से पीछा छुड़ाकर सरपट भागने को आतुर आत्मा की कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग। आपके लिए मैं सड़ा हुआ गोश्त भर हूँ, जिसे सरेआम नंगा किया गया और फफेड़ा गया था। वो कंपाउंडर जो मुझे उलट पुलट कर गया है,
निश्चित वो कल्पना कर सकता है, क्योंकि उसने कई लाशों का पोस्टमार्टम किया है। हत्या, बलात्कार, एक्सीडेंट और जहर से मरे लोगों का। मगर मुझे देखकर उसकी भी हल्की सी चीख निकल पड़ी थी और बुरी तरह से बड़बड़ाया था। उफ, ये तो हद ही कर दी सालों ने। कर लेते जो करना था, कर करा के फेंक देते नहर में। ये साला क्या कर दिया? नहीं मानती थी तो क्या साले हैवान बन जाओगे, पकड़े जाओगे। आजकल ये आदिवासी छोकरियां पहले की तरह नहीं कि जंगल में पकड़ लो तो मजबूरी में चुपचाप समर्पण कर दें। अब ये थाने जाती हैं, लेकिन 2 अक्षर पढ़कर जगत की रीत बदलती है क्या? मैं खुद पढ़कर क्या कर रहा हूँ ऐसी भद्दी लाशों के बीच? ये सब देख देख कर भूख मर चुकी है, पेट की भी और नीचे की भी। ऐसा चेहरा तो लकड़ बग्गे भी चबा दें तो नहीं होता। सलीके से खाते हैं वो भी, बस लाशें खाते हैं जिनको तुम मार कर छोड़ जाते हो। फिर डॉक्टर कागज में उसे जंगली जानवर का आक्रमण बना देता है। पीले पड़ चुके बदबूदार एप्रन को पहनता हुआ छोटे कद का मगर मोटा खिचड़ी बढ़ी दाढ़ी बालों वाला कंपाउंडर मुंह में जर्दा लिए बड़बड़ाकर मुझे ही देख रहा था कि मेरी एक आंख कटकर बाहर आ गई थी और दूसरी सूजन से बंद की बंद रह गई थी। फिर वो मेरे गुनहगारों को गालियां देता हुआ मेरे पास आया। मैं उसके हाथ के चाकू को छीनकर खुद को चीर फाड़ डालना चाहती थी, ताकि जो एक चेतना गुस्से की मुझ में बची है बाहर निकल जाए। मगर मेरे हाथ कटी टहनी की तरह टेबल से लटके थे। बर्फ ने पिघलकर कमरे में कीच मचा रखी थी। कंपाउंडर ने दर्द से एकदम धनुष बन गए मेरे शरीर को दम लगाकर 3-4 बार सीधा करने की कोशिश की। फिर उसने मेरी फटी छाती सिली। उसके बाद कोमलता से एक स्टील के चाकू से मेरी पसलियों के पास से नीचे नाभि तक चीमड़ हो चुकी खाल काटी और 2 हिस्सों में मेरा शरीर खोल दिया। मेरी फैली जांघों को समेटा, खून के थक्कों को पोंछा, मेरे लटके हाथों को टेबल पर रख दिया और मुझ पर नई सफेद चादर डाल दी। कमरे में अगरबत्ती जलाई। जाने उसे क्या सूझा कि उसने मेरे माथे पर कोमलता से हाथ फेर कर कहा, करम जली, भाग जाती कहीं। मेरा मन किया कि उस बूढ़े के कंधे पर सर रख कर आखिरी बार इंसानों की तरह बुक्का फाड़ कर रो लूं। वो अपना काम खत्म कर डॉक्टर के इंतजार में बाहर चला गया। मुझे दुनिया और रोशनी से वंचित करते हुए दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब मैं अकेली हूँ। अपने शरीर में फिर अपने खिलते जलते घावों के बटनों को खोलती और मुक्त होने की कोशिश करती हुई। मेरा मांस विद्रोह करता है। लड़ो हमारे लिए, पलायन मत करो। लेकिन मुझे कौन सुनेगा? डॉक्टर नहीं आया। कंपाउंडर से फोन पर ही हाल सुनकर रिपोर्ट बना दी और मेरी लाश रात भर चिरी और खुली पड़ी रही। कमरे का सूखा अंधेरा मेरी लाश की रखवाली पर था। चूहे फिर आ गए थे और मेरी आंतों पर कूदते हुए मुझे गुदगुदा रहे थे। एक चूहे ने खेल खेल में मेरी छोटी आंत बाहर खींच ली। वो मुझे कुतरते हुए खेलने लगे और जब उनका जी भर गया तो फिर बिलों में छुपकर सो गए। फिर झींगुर उतर आए, जिनकी ताक में छिपकलियां दीवारों से मेरे पास चली आईं। मुझे डर क्यों नहीं लगा इनसे, इनके गिलगिली भूरी त्वचा से? मैं डरना भूल चुकी हूँ, क्योंकि लाश हूं ना। माफ कीजिए, आपको मेरी घिनौनी तकलीफों में क्या रुचि होगी? आप तो मेरी कहानी जानना चाहते होंगे ना। मेरी कहानी उस दिन शुरू हुई जिस दिन से धरती की माटी में नमक घुल गया और जंगल तक सड़क पहुंची। मैं तो अब क्या हूँ, लेकिन पिघलती बर्फ पर पड़ी इस मेरी लाश का फर्ज है कि ये अपनी टीस आप तक पहुंचाए।
मैं आपको नहीं, अपने समाज को सावधान भर करने के लिए नुमाइश में हूँ। मेरे बालों में ये कांटे, गोखरू, खरोंचे, चाकू के गोदे हुए गहरे ही घाव नहीं हैं। मेरी लाश में मेरे जिंदा रहने की इच्छा और इस संसार में पैर फैलाता विनाश भी धंसा हुआ है। मेरे शब्द तो छाया भर हैं, इनके पीछे का सच कहीं ज्यादा क्रूर, कहीं ज्यादा बर्फीला है। आपको विश्वास नहीं होता ना? आंखों में तिनका मोड़कर फंसा लीजिए और बिना पलक झपकाए अपने चारों तरफ देखिए। बहुत सारी लाशें मिलेंगी जंगल में, जिन्हें जानवर ने कम, आदमजात ने ज्यादा नोचा है। मैं नहीं जानती आपकी दुनिया के ढब हमारी दुनिया तक कैसे पहुंचे। जिस्मों पर जबरदस्ती की हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मन से मन मिलते थे तो जिस्मों के लिहाज कितने गैर जरूरी हो जाते थे। हमारी मेहमान नवाजी का ऐसा बेजा फायदा उठाया गया कि चाय के साथ खाए गए हमारे कुरकुरे गुनगुने जिस्म, हमारे जंगलों की दुनिया कैसे टुकड़े टुकड़े कर दी गई कि अब ये कटे पेड़ों और नुची लाशों का जंगल भर बचा है। यहाँ पंछी तक नहीं आते। सागौन जंगल की उपज नहीं है, पंछी उन पर घोंसला नहीं बना पाते। हाँ, जंगल का भरपूर ज्ञान है मुझे, क्योंकि मैं पक्की भेलनी हूँ। भील परिवार में पैदा हुई, 2 भाइयों और 1 बहन के बीच। कभी मेरा भी एक सुंदर नाम था, लीलन। अजीब नाम है ना? हम भील लोग ना ऐसे ही नाम रखते हैं। लीलन यानी नीले रंग की आभा। मैं अभी 19 की होकर 20 में लगी ही थी। मेरे पिता भील किसान थे, पर बिना जमीन के। वो कहते थे कि हम जमीन के मालिक कैसे हो सकते हैं? जमीन हमारी मालिक है, ये सारा जंगल हमारा है। मेरी माँ कत्थे के पेड़ों से छाल उतारती और हर हफ्ते लगने वाली हाट में बेचती थी। हम 4 भाई बहनें जिंदा बचे थे। मेरी बहन के 2 ब्याह हुए थे। एक ब्याह हाथ मांगकर हुआ, दूसरे वो जिसके साथ भागी थी। मेरे भाई छोटे थे। स्कूल का मुंह हमारे घर में केवल मैंने देखा। भाइयों का पढ़ने में जी नहीं लगा तो वो माँ के साथ कत्था महुआ बीनने चले जाते थे। मुझे आंगनबाड़ी की दीदी के कहने से पंचायत के स्कूल में डाला गया था और मैं खेलकूद में काफी होशियार थी। लॉन्ग जंप की जूनियर जिला चैंपियन भी रही थी मैं। मैंने 8वीं पास कर ली, मगर 9वीं के आगे नहीं पढ़ सकी। मुझे नहीं मालूम कि मैं सुंदर थी या नहीं, मगर मेरे काले चेहरे पर जब सूरज पड़ता तो वो कांसे की लोटे सा चमकता था। मेरी बड़ी काली आंखें सपने देखती थी। मैं जंगली हिरणी सी चपल थी और ताजा धूप की तरह मेरा शरीर महकता था। मैं स्कूल किताबों में पढ़ी अपने गांव से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। तब जंगल कितने अपने थे ना। जंगली जानवरों का ही डर दिखाती थी हर माँ, मर्दों का नहीं। अब तो 3 साल की लड़की को भी दिशा मैदान के लिए घर के पिछवाड़े भी अकेले नहीं बैठाते। मैं जब माँ के साथ कत्थे की छाल लेने जाती, जंगल के दूसरी तरफ के इलाकों के बारे में पूछती। वो बताती कि पास का शहर कैसा है। जब बाबा की पीठ पर फोड़ा हुआ था, तब वो दोनों शहर गए थे चीरा लगवाने। मैं जड़ी बूटियां लाने के बहाने जंगली घाटी तक चली जाती थी, जहां से शहर जाने वाली सड़क 1 कोस दूर थी। वहां घास खाती बकरियां मिमियाती और नदी किनारे के मैदान में लापरवाह से बैठे जवान चरवाहे मुझसे बात करने का बहाना ढूंढते। मैं उनको देखकर शर्माती हुई, फिसलती हुई सी वहां से निकल जाती। तरुणाई मुझ पर जल्दी ही आ गई थी। सब मुझे डांटते और टोकते। लीलन तो सपनों की दुनिया में डोलती है। मेरा मन कुछ खोजता था। मेरे मन में एक चेहरा था, धूप का तिनका चबाते उस जवान चरवाहे का, जिसने मुझे कभी कोई लालच नहीं दिया था, जिसके कानों में नीली मुर्गियां थी और मोटरसाइकिल से बकरियां घेरता चराता था। मेरा मन करता था इस मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर जाऊं,
वो सीटी बजाता और बकरियों का झुंड उसकी गाड़ी के पीछे चल पड़ता। यही वनराज था जिससे मैं सर्दियों में मिली थी और अगले फागण में भगौरिया में उसके साथ भाग गई थी। वनराज के पास ब्याह में बापू को चुकाने और शादी का खर्चा निपटाने के पैसे नहीं थे, सो बात पक्की कर दी माँ बाप ने और मैं अपने घर आ गई। वनराज ने वादा किया था कि कार्तिक में वो 4 दुधारू बकरियां पशु मेले में बेचकर पैसा बना लेगा। हम जंगल में मिलते, नदी के किनारे बैठकर बातें करते। हम दोनों को जंगल से काफी लगाव था। एक रोज हम चोरी से शहर गए। सिनेमा घर के नीले अंधेरे में हाथ पकड़े बैठे रहे। लौटते हुए शाम ढल चुकी थी और हम जल्दी जल्दी गांव की तरफ लौटने लगे। जंगल का रास्ता कच्चा था। मोटरसाइकिल ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उचक कर चल रही थी। मुझे याद है कि हम जंगल वाले रास्ते से अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लड़के हमारी मोटरसाइकिल के आगे पीछे चलने लगे। कुछ देर परेशान करने के बाद उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ियां लगाकर हमें रोक लिया। जंगल में बड़े बड़े पथरीले टीले थे जिनके अंदर क्या हो रहा है ये सड़क से बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। वो हमें टीलों के बीच लाकर ही माने। वनराज ने उन्हें पहचान लिया। वो बगल के गांव के लोग थे और वो भी वनराज को जानते थे। उनमें से एक पड़ोसी गांव के पंचायत प्रधान का छोरा था। उसने वनराज को रोक लिया था और अपने 700 रुपए के उधार का तकाजा करने लगा। एक बकरी ब्याने वाली है भाई जी, जल्दी लौटा दूंगा, अभी जाने दो, रात हो रही है, उस पर जंगल का रास्ता। अच्छा जाने दे, रुपया वपया, चल बैठ, आ हमारे साथ महुआ पीते हैं, इनको हम सब मिलकर छोड़ देंगे। इस बात पर वनराज उखड़ गया और उसने मोटरसाइकिल दोबारा झटके से चलाना चाहिए, मगर वो सारे मिलकर वनराज पर टूट पड़े थे। हम दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए थे। उसके बाद की कहानी तो हर उस कहानी की तरह है जो आजकल टीवी, अखबार हर जगह सुनाई देती है। वनराज बेहोशी में कराह रहा था। मैं उसके पास बैठी रो रही थी। मैंने लाल से काले होते आकाश को देखा। पास ही से उन सबके अश्लील उन्मादी ठहाके सुनाई देते रहे। उसके बाद सब एक पागलपन से भर गए जैसे। उनमें से एक ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। मैं उठकर भागी थी मगर जंगल के कांटों और चट्टानों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं बुरी तरह करील की झाड़ियों में जा गिरी थी और दुबले मरियल होहाते, लार चुआते, नपुंसक महक वाले पसीनों से लथपथ लकड़बग्घों की शक्ल वाले इंसान मेरी तरफ आते थे, जिन्हें मन से तो शायद ही कोई स्त्री चुनती। मैंने भी घिन से भरकर उन्हें अपनी देह से दूर पटका था, दांतों से काटा था। बस वो संख्या में ज्यादा थे और उनके पास हथियार थे। जब मैंने आत्मरक्षा में उनको नोचा, काटा, तो वो गुस्से में भर गए और उन्होंने हथेलियों से मेरा मुंह कुचल दिया। जांघ के बीचों बीच लातें मारी। जब मेरी पहली चीख उठी, आकाश और जंगल के कायर देवताओं ने अपने लोहे के दरवाजे बंद कर दिए थे। हाँ, दर्जन भर चमगादड़ें जरूर फड़फड़ाकर चक्कर काट रही थी, मानो मेरे ऊपर से इन दरिंदों को छिटकाकर अलग करना चाहती हूँ। कुछ गिद्ध नजदीक के टीलों पर बेचैनी से उनकी हरकतें देख रहे थे। वे नजदीक के टीले पर लपके। लड़के एक पल को उन गिद्धों से डर गए। एक ने उन्हें चिल्लाकर भगाने की कोशिश की। उसकी आवाज घाटी में गूंजी। जिस्म की सबल सहज भूख में प्रकृति साथ होती है। ये क्रूरतम संभोग तो दांतों और नाखूनों, चाकुओं, लातों से हो रहा था। ये मानो कोई बदला था हमारी बची हुई पवित्र आदिमता से, जिसे एक बेबस गोश्त में धंसकर लिया जा रहा था। मुझ पर छाए मरियल जिस्मों ने मेरी आत्मा खसोटती थी, गालियों और मेरी छातियों को दांतों से काटकर। ये ऐसे राक्षस थे जिनको बहुत दिनों से शायद कुछ खाने को नहीं मिला था और उनकी भूख शांत ही नहीं होती थी।
एक हद के बाद मुझ में विरोध की शक्ति चुक गई। अब मैं बस पीड़ा से पकी जांघ थी। मेरी चिर चुकी योनि थी और उसमें अनगिनत बार धंसते जाते उन गीदड़ों के अंग। कुछ घंटों में मेरा जिस्म एक मांस और मज्जा का खून बहाता लौंदा भर रह गया था। मेरा खून देखकर वो सब भाग गए थे, मगर प्रधान का लड़का लौट कर आया। मेरी लाश की याद में वो बेल और लताएं हैं जिनसे उसने मेरा गला दबाया। मेरी आंखों के गोलक बाहर को निकल आए, मगर मैं मरी नहीं। चांद पेंडुलम सा मेरे आगे डोलता रहा, मगर मैं मरी नहीं। उसने एक चपटा पत्थर मेरे मुंह पर पटक दिया। जाने कितने घंटे मैं बेहोश पड़ी रही। जब होश आया तो मैं अपनी समूची देह को महसूस नहीं कर सकी। मेरा सूजा हुआ जिस्म ऐसे महसूस होता था मानो रबर का हो, जिसमें हवा भर दी गई हो। जिंदा थी तब तक भी मैं अपने खून से बहुत डरी। जिस तरह से वो मुझ में से बहता चला जा रहा था, सारी घास और मेरे नीचे की चट्टान पूरी लाल हो गई थी। मोम जैसे पिघलकर मोमबत्ती से निकलता है, बिल्कुल वैसे ही मैं दर्द से जल रही थी और खून रिस रहा था। मेरी कटी हुई जीभ डर कर तालू से चिपकी थी, मगर मेरी आत्मा कराह रही थी। ईश्वर करे इनके खेत जल जाएं, इनकी औरतों की कोख से लड़कियां गायब हो जाएं, इनकी औरतें बस पत्थर जने, पत्थर। जैसे ही मैं बेहोशी में डूबती, मुझे राहत मिलती, लेकिन मेरी धीमी नाड़ी चलती रही। मैं अपनी सारी चेतना लगाकर दिल की धड़कन सुनती। मेरी थिर आंख, जांघ और चिरी हुई छाती और खोपड़ी से बहते लहू के गाढ़ेपन को टपकते हुए चुपचाप देखती रही। धूसर लहू जिसका रंग न दिखता। लाश को रंग नहीं दिखते, सब काला सफेद या कि धूसर। मुझे थिर देखकर कुछ मक्खियों ने दूसरी मक्खियों को इशारा किया था। पहले तो वो मुझे देखकर सन्न रह गईं, फिर वे अपना काम करने लगीं। सफाई और भूख शांत करने का। आपस में मेरी बातें भी कर रही थी। मेरे इस गोश्त में धंसा क्रूरता का आतंक उनको स्वाद में महसूस हुआ होगा। वे मक्खियां बहुत ज्यादा न चूस सकी मेरा जमा हुआ खून, जल्दी ही उड़ गईं। मेरे आसपास की जमीन देसी शराब से जली हुई और खून के धब्बों से सनी थी। हाय, उन्हीं जंगली लताओं से मेरा गला दबाया था, जिनके महावरी फूल तोड़कर मैं वेणी में गूंथा करती थी। मेरी नई धानी चूड़ियों के टुकड़े मेरे ही जिस्म में गड़ रहे थे। जंगल में जहां मेरी चप्पल गिरी थी, वहां से सूंघता हुआ एक सियारों का झुंड आया था मेरे पास। तब मैं जिंदा थी। मुझे वो देर तक सूंघते रहे। फिर एक मुखिया मादा आई, मुझे सूंघकर उस चट्टान तक गई जहां मेरे साथ दरिंदगी हुई थी। फिर वो आसमान की तरफ मुंह करके आवाजें करने लगी और अचानक सियारों का झुंड गर्दन झुकाकर वापस चला गया। एक करैत सांप खामोशी से मुझ पर रेंग कर निकला और उस कुचली हुई घास में फुफकारने लगा। यकीन मानिए, मुझे उन जंगल के वासियों से जरा भी डर नहीं लगा था। मकड़ियां मुझ पर जाला बुनने लगी थी। पेड़ पानी टपका रहे थे और जहां मेरे नाखूनों से महुए के पेड़ की छाल छिली थी, वो पेड़ वहां से आंसू बहा रहा था। मेरा शरीर शिथिल हो रहा था और जंगल की हवा साए साए बैन कर रही थी, जैसे मेरी कोई बिछड़ी हुई सहेली हो। मैंने जिंदा रहने के लिए सारी इंद्रियों का जोर लगाया। बेहोशी की काली छाया मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे जिस्म से बाहर निकलते हुए खून आजाद महसूस कर रहा था। दर्द अब फीका पड़ रहा था। सांसें सीने के पिंजरे में बंद सुग्गों सी तीलियों से लड़ रही थी। मगर ये दिमाग था
कि तब भी चल रहा था। वनराज कहाँ होगा? पुलिस को लेकर आता होगा शायद, अस्पताल ले जाएगा। माँ बापू खोजते होंगे मुझे। चलो उठकर वो वहां पड़ी चप्पल पहनकर जाऊं उनके पास। पहचानती हूँ चेहरे इंस्पेक्टर साहब, पहचानती हूँ सबके। वो जोक्सर गांव के नरसिंह, मुन्ना, रफीक और मेरे ही गांव का हरामी जयशंकर था, जो सबसे आखिर में मेरे ऊपर आया था। और मेरी आंखें हैरानी से फट गई थी। उसको भाई जो कहती थी मैं रात भर वहां बियाबान में पड़ी रही, मगर कोई नहीं लौटा। दूसरे दिन भी मुझ पर किसी की नजर नहीं गई। तीसरे दिन दोपहर में जब वहां चीलें मंडराने लगी तो एक नंगी लाश के घाटी में पड़े होने की खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। दिन भर एक दूरी पर लड़कों मर्दों की भीड़ आती जाती रही। मोबाइल फोन से वो मेरी नंगी लाश के फोटो लेते। औरतों को साहस न हुआ पास आने का। वो दूर घूंघटों में अफसोस की आवाजें निकालती रहीं। उस रात भी पुलिस नहीं आई। मेरी लाश जंगल की निगहबानी में पड़ी रही। किसी बूढ़े ने एक मटमैला साफा मुझे ओढ़ा दिया था। जाने मुझे क्यों लगा था कि उस आती जाती भीड़ में एक चेहरा वनराज का भी था। पुलिस थाने में भी एक काले पॉलिथिन में बंद रही 2 दिन मेरी लाश। लोगों को खबर दी कि पहचान कर ले। कोई नहीं आया। एक सन की बूढ़ी 2 बार आकर मुझे पहचानने की कोशिश कर गई। वो हाथ में गोदना खोजती थी, सुमन नाम का। पर मैं तो लीलन थी। मुझे अपने घर वालों के आने तक काले पॉलिथिन में बंद रहना था। उसके बाद मैं पोस्टमार्टम घर में पहुंचा दी गई। वहां भी मेरी लाश ने 2 दिन डॉक्टर और घर वालों का इंतजार किया। उस सुरंग नुमा अंधेरे कमरे की पीली रोशनी में मैं उन आकृतियों को पहचान गई थी। घूंघट में माँ थी और बाबा ही थे जो देख न सके थे अपनी बेटी का विकृत चेहरा। माँ तुम कैसे कह सकी कि नहीं, ये लाश तुम्हारी बेटी की नहीं? नाराज हो शायद मुझसे कि मैं कहकर नहीं गई वनराज के साथ शहर जाने की बात। मगर मुझे क्या पता था माँ, वरना तुमसे कह कर जाती कि शाम ढलने तक ना लौटूं तो जंगल में खोजने आ जाना। माना सब विकृत हो गया था। चेहरा पत्थर से कुचल दिया था। 6 दिनों में मुझको फफूंद की एक परत ने ढक लिया था। मेरे दांत टूट गए थे और होठ भीतर धंस गए थे। नाक तो बची ही नहीं थी। एक हाथ की उंगलियां काट दी थी। मगर दाहिने बाजू पर बना मोर का गोदना तो सुरक्षित था माँ। वो तुम्हें नहीं दिखा? गोदने के ऊपर तुम्हारे अपने हाथों से बंधा ताबीज भी नहीं दिखा, जो तुमने बलाओं को मुझसे दूर रखने को बांधा था? और वो अंगूठे वाली चप्पल जो मैं तुम्हारी ही पहनकर चली गई थी, वो तो बहुत दिन वहां जंगल में मेरी लाश के पास पड़ी रही थी। मेरे यहाँ आने से पहले रोज एक भीड़ मुझे देखने आती थी और हर कोई फुसफुसाता था, लीलन है लीलन, थापू की बेटी। और माँ, तुमने मुझे सचमुच नहीं पहचाना? ठीक ही तो है, लाश किसी की बेटी नहीं होती। उसके बेटी प्राण तो फड़फड़ा कर उड़ जाते हैं। मिट्टी के लौंदे सी बिगड़ गई देह किसकी बेटी? मैं समझ सकती हूँ, तुम भी तो भीतर लाश ही हो गई थी जब तुम मना कर रही थी पहचानने से। जानती हो माँ, तुमने जब नाम गर्दन हिलाई थी तो डर और दर्द से काली पड़ी मेरी ये लाश चिहुक गई थी। कोटर में धंसी आंख उचक कर बाहर आने को हुई थी। भुजा के ताबीज के नीचे मोर ने पंख फड़फड़ाए थे माँ। रुको तो माँ, मगर तुम नहीं रुकी। तुम बापू का हाथ पकड़कर एक सिसकारी भरकर पलट गई। और बाबा, तुम
जिनके खेतों की बटाई करते थे उस मालिक के लड़के जयशंकर के उन 5 लड़कों में शामिल होने की बात तुमको किसने बताई? बाहर ले जाकर पुलिस वाला तुमसे क्यों कहता था कि एफआईआर में उसका नाम नहीं आना चाहिए? ले देकर मामला सलटाना होगा। क्या तुमने मुझे न पहचान कर मामला ही सलटा दिया था क्या? और वनराज, वनराज तुम कहाँ गए? तुम क्यों नहीं आए शिनाख्त को? मेले ठेलों में मुझे देखने वाले तक को मूंछ पर ताव दिखाने वाले मेरे गबरू, तुम तो कहते थे ना, लीलन सही नाम रखा था तेरे माँ बाप ने, तेरी लीला ही निराली है। पैसा क्या जान देकर भी तेरे बाप को रकम चुकाकर लगन करूंगा। जब वो शैतानों के चने मुझ पर टूट टूट कर गिर रहे थे, मेरी सारी इंद्रियां तुम्हारी तरफ थी। मोटरसाइकिल की आवाज आई तो मैंने सोचा कि तुम आते हो मुझे बचाने, मगर वो धीरे धीरे दूर चली गई। मैंने दर्द से लड़ना नहीं छोड़ा था, मगर इस दुख ने मुझे निढाल कर दिया। जबकि असल लड़ाई तो तुम्हारी थी ना उन छोरों से। मैं तो लड़ाई का मैदान बन गई और तुम पीठ मोड़कर चले गए। धीरे धीरे मेरा धड़कता दिल पत्थर में बदल गया। अगली रात मैंने जिस पल आखिरी सांस ली, उस पल मुझे किसी की नहीं, बस मेरे हाथ से ही रोटी खाने वाले पालतू कुत्ते लालू की याद आई। वो होता तो वो मुझे हर हाल में बचा लेता। उसकी याद में मेरे आंसू ढुलक आए और मेरी आत्मा चीखती हुई मेरे जिस्म से भागी थी, जैसे किसी आग लगे जंगल से कोई वन बिलाव भागे। आत्मा हाफती हुई जिस ऊंचे पेड़ पर रपटी, उसकी डालियों से हजारों पक्षी चीखते हुए जाग कर उड़े। आसमान की सैर के बाद चांद लौट रहा था। अब तो मेरी भगौड़ी आत्मा भी मेरी अपनी शिनाख्त के लिए यहाँ नहीं है। उसने दर्द के 7 दरिया पार कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब कभी लौटेगी इस बार। मुझे कोई लेने नहीं आया, कोई नहीं। मेरे चिथड़ों को पुलिस ने रख लिया। बाल, खून, नाखून, मेरी जान से लिथड़ी चिपचिपाहट, जिसे रुई में लपेट कर ले गई थी पुलिस, वो बाद में पोस्टमार्टम के इसी कमरे में कचरे के डिब्बे में पड़ी थी, जिसे गंदे खजरेले कुत्ते ने बिखेर दिया था। कभी मुझे कोई बताएगा कि उन हरामियों का क्या हुआ? अब मैं मेडिकल कॉलेज के पहले साल के बच्चों की टेबल पर हूँ। इनमें से किसी को मेरी कहानी नहीं जाननी। ये मेरी धनुष हो चुकी पीठ पर हंस रहे हैं। मेरी कटी छाती इनके लिए कौतुक है। इनमें से उस शैतान से लड़के ने मेरे बाएं हाथ की कई जगह से टूटी हड्डी वाले हाथ को मेरी कमर पर लगा दिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं नाच रही हूँ। क्या मैंने आपको बताया कि मैं मांदल पर सहेलियों के साथ टिमली नाचती थी? सारे लड़के लड़कियां हंस रहे हैं। मैं भी ठहाका मारकर हंसना चाहती हूँ, मगर मेरे खोखले हो चुके पिंजर में से कोई आवाज नहीं निकलती। बस एक लड़की उन सब पर गुस्सा होती है। मेरे डॉक्टर पापा कहते हैं लाश का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान? मेरे पिंजर में से कहीं दुबकी हुई हंसी निकल आती है। मेरी लाश हंस रही है। एक हल्की हवा के साथ दांत खुल गए हैं।